नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है ओ हरामजादे, जो कि भीष्म साहिनी द्वारा लिखी गई है। ये कहानी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम एक मैले कुचेले ढाबे में जा बैठे। वहीं मक्खियों और मैल से आटा गंदा मेज पर मुझे परवाह नहीं थी। यह मेरे जलंधर के ढाबे का मेज था। उस वक्त मेरा दिल करता कि हेलेन मुझे इस स्थिति में आकर देखे, तब वह मुझे जान लेगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, कि दुनिया में एक कोना ऐसा भी है जिसे मैं अपना कह सकता हूँ। यह गंदा ढाबा, यह धुआंधारी फटीचर खो है। ढाबे से निकलकर हम देर तक सड़कों पर मटर गश्ती करते रहे, यहाँ तक कि थककर चूर हो गए। वह उसी तरह मुझे अपने घर के सामने तक ले गया, जैसे लड़कपन में मैं उसके साथ चलता हुआ उसे उसके घर तक छोड़ने जाता था। फिर वह मुझे मेरे घर तक छोड़ने आता था। तभी उसने कहा, कल रात खाना तुम मेरे घर पर खाओगे। अगर इनकार किया तो साले यहीं तुझे गले से पकड़कर नाली में घुसेड़ दूंगा। आऊँगा, मैंने झट से कहा। अपनी मैम को भी लाना, 8 बजे मैं तेरी राह देखूंगा। अगर नहीं आया तो साले हरामजादे। और पुराने दिनों की ही तरह उसने पहले हाथ मिलाया और फिर घुटना उठाकर मेरी जांघ पर दे मारा। यही हमारा विदा होने का ढंग हुआ करता था। जो पहले ऐसा कर जाए, मैं भी उसे गले से पकड़ लिया और नीचे गिराने का अभिनय करने लगा। यह सॉन्ग था। मेरी जलंधर की सारी यात्रा ही छलावा थी। कोई भावना मुझे हाँके चली जा रही थी और मैं इस छलावे में ही खोया रहना चाहता था। दूसरे रोज 8 बजते ना बजते हेलेन और मैं उसके घर जा पहुँचे। बच्ची को हमने पहले ही खिलाकर सुला दिया था। हेलेन ने अपनी सबसे बढ़िया पोशाक पहनी, काले रंग का फ्रॉक जिस पर सुनहरी कसीदाकारी हो रही थी, कंधों पर नारंगी रंग का स्टॉल डाला और बार बार कही जाती, तुम्हारा पुराना दोस्त है तो मुझे बन सवर कर ही जाना चाहिए ना। मैं हाँ कह देता, पर उसके एक एक प्रसाधन पर वह और भी ज़्यादा दूर होती जा रही थी। ना तो काला फ्रॉक और बनाव सिंगार और न स्टॉल और इत्र फ्लेल ही जालंधर में सही बैठते थे। सच पूछो तो मैं चाहता भी नहीं था कि हेलेन मेरे साथ जाए। मैंने एक आध बार उसे टालने की कोशिश भी की, जिस पर वह बिगड़ कर बोली, वाह जी, तुम्हारा दोस्त हो और मैं उससे न मिलूं, फिर तुम मुझे यहाँ लाए ही क्यों हो। हम लोग तो ठीक ठाक बजे उसके घर पहुँच गए, लेकिन उल्लू के पट्टे ने मेरे साथ धोखा किया। मैं समझे बैठा था कि मैं और मेरी पत्नी ही उसके परिवार के साथ खाना खाएंगे, पर जब हम उसके घर पहुँचे तो उसने सारा जलंधर इकट्ठा कर रखा था। सारा घर मेहमानों से भरा था, तरह तरह के लोग बुलाए गए थे। मुझे झेप हुई। अपनी ओर से वह मेरा शानदार स्वागत करना चाहता था, वह भी पंजाबी स्वभाव के अनुरूप ही। दोस्त बाहर से आए और वह उसकी खातिरदारी न करे। अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर भी वह मेरी खातिरदारी करता। अगर उसका बस चलता तो वह बैंड बाजा भी बुला लेता, पर मुझे बड़ी कोफ्त हुई। जब हम पहुँचे तो बैठक वाला कमरा मेहमानों से भरा था। उनमें से अनेक मेरे परिचित भी निकल आए और मेरे मन में फिर हिलोर सी उठने लगी। पत्नी से मेरा परिचय कराने के लिए मुझे बैठक में से रसोई घर की ओर ले गया। वह चूल्हे के पास बैठी कुछ तल रही थी। वह झट से उठ खड़ी हुई, दुपट्टे के कोने से हाथ पोंछते हुए आगे बढ़ आई। उसका चेहरा लाल हो रहा था और बालों की लट माथे पर झूल आई थी। ठेठ पंजाबन, अपनत्व से भरी, मिलनसार, हंसमुख। उसे यूं उठते देखकर मेरा सारा शरीर झंझना उठा। मेरी भावज भी चूल्हे से ऐसे ही उठाया करती थी, दुपट्टे के कोने से हाथ पोंछती हुई। मेरी बड़ी बहनें भी, मेरी माँ भी। पंजाबी महिला का सारा बांकापन, सारी आत्मीयता उसमें जैसे निखर निखर आई थी। किसी पंजाबन से मिलना हो तो रसोई घर के दहलीज पर ही मिलो। मैं सरोबार हो उठा। वह सिर का पल्ला ठीक करती हुई लजाती हुई सी मेरे सामने आ खड़ी हुई। भाभी, यह तेरा घरवाला तो पल्ले दर्जी का बेवकूफ़ है, तुम इसकी बातों में क्यों आ गई।
इतना आडंबर करने की क्या ज़रूरत थी? हम लोग तो तुमसे मिलने आए हैं। फिर मैंने तिलकराज की ओर मुखातिब होकर कहा, उल्लू के पट्टे, तुझे मेहमान नवाजी करने को किसने कहा था? हरामी, क्या मैं तेरा मेहमान हूँ? मैं तुझसे निपट लूँगा। उसकी पत्नी कभी मेरी ओर देखती, कभी अपने पति की ओर, फिर धीरे से बोली, आप आए और हम खाना भी ना करें? आपके पैरों से तो हमारा घर पवित्र हुआ है। वही वाक्य जो शताब्दियों से हमारी गृहिणियाँ मेहमानों से कहती आ रही हैं। फिर वह हमें छोड़कर सीधा मेरी पत्नी से मिलने चली गई और जाते ही उसका हाथ पकड़ लिया और बड़ी आत्मीयता से उसे खींचते हुए एक कुर्सी की ओर ले गई। वह यूं व्यवहार कर रही थी जैसे उसका भाग्य जागा हो। हेलेन को कुर्सी पर बैठाने के बाद वह स्वयं नीचे फर्श पर बैठ गई। वह टूटी फूटी अंग्रेजी बोल लेती थी और बेधड़क बोले जा रही थी। हर बार उसकी आंखें मिलती तो वह हंस देती। उसके लिए हेलेन तक अपने विचार पहुंचाना कठिन था, लेकिन अपनी आत्मीयता और स्नेह भाव उस तक पहुंचाने में उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। उस शाम तिलकराज की पत्नी हेलेन के आगे पीछे घूमती रही। कभी अंदर से कढ़ाई के कपड़े उठा लाती और एक एक करके हेलेन को दिखाने लगती। कभी उसका हाथ पकड़कर उसे रसोई घर में ले जाती और उसे एक एक व्यंजन दिखाती कि उसने क्या क्या बनाया है और कैसे कैसे बनाया है। फिर वह अपनी कुल्लू की साल उठा लाई और जब उसने देखा कि हेलेन को पसंद आई है तो उसने उसके कंधे पर डाल दी। इस सारी आवभगत के बावजूद हेलेन थक गई। भाषा की कठिनाई के बावजूद वह बड़ी शालीनता के साथ सभी से पेश आई, पर अजनबी लोगों के साथ आखिर कोई कितनी देर तक शिष्टाचार निभाता रहे। अभी ड्रिंक्स ही चल रहे थे जब वह एक कुर्सी पर थककर बैठ गई। जब कभी मेरी नज़र हेलेन की ओर उठती तो वह नज़र नीचे कर लेती, जिसका मतलब था कि मैं चुपचाप इस इंतजार में बैठी हूँ कि कब तुम मुझे यहाँ से ले चलो। रात के 12 बजे के करीब पार्टी ख़त्म हुई और तिलकराज के यार दोस्त नशे में झूमते हुए अपने अपने घर जाने लगे। उस वक्त तक काफ़ी शोरगुल होने लगा था। कुछ लोग बहकने भी लगे थे। एक आदमी के हाथ से शराब का गिलास गिरकर टूट गया था। जब हम लोग भी जाने को हुए और हेलेन भी उठ खड़ी हुई तो तिलकराज ने पंजाबी दस्तूर के मुताबिक कहा, बैठ जा, कोई जाना वाना नहीं है। नहीं यार, अब चलें, देर हो गई है। उसने फिर मुझे धक्का देकर कुर्सी पर फेंक दिया। कुछ हल्का हल्का सुरूर, कुछ पुरानी याद, तिलकराज का प्यार और स्नेह, उसकी पत्नी की आत्मीयता से भरा व्यवहार मुझे भला लग रहा था। सलवार कमीज पहने वालों का जोड़ा बनाए चूड़ियाँ खनकाती एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती हुई तिलकराज की पत्नी मेरे लिए मेरे वतन का मुजस्समा बन गई थी। मेरे देश की समूची संस्कृति उसमें सिमट आई थी। मेरे दिल में कहीं गहरे में एक टीस सी उठी कि मेरे घर में भी कोई ऐसी ही देश की महिला एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमा करती, उसी की हंसी गूंजती, मेरे ही देश के गीत गुनगुनाती। बरसों से मैं उन बोलों के लिए तरस गया था जो बचपन में अपने घर में सुना करता था। हेलेन ने मुझे कोई शिकायत नहीं थी। मेरे लिए उसने क्या नहीं किया था। उसने चपाती बनाना सीख लिया था, दाल छौंकना सीख लिया था। शादी के कुछ समय बाद ही वह मेरे मुँह से सुने गीत टप्पे भी गुनगुनाने लगी थी। कभी कभी सलवार कमीज पहनकर मेरे साथ घूमने निकल पड़ती। रसोई घर की दीवार पर उसने भारत का एक मानचित्र टांग दिया था, जिस पर अनेक स्थानों पर लाल पेंसिल से निशान लगा रखे थे कि जालंधर कहाँ है और दिल्ली कहाँ है और अमृतसर कहाँ है, जहाँ मेरी बड़ी बहन रहती थी। भारत संबंधी जो किताब मिलती उठा लाती। जब कभी कोई हिंदुस्तानी मिल जाता उसे आग्रह अनुरोध करके घर ले आती। पर उस समय मेरी नज़र में यह सब बनावट था, नकल था, मुलम्मा था। इंसान क्यों नहीं विवेक और समझदारी के बल पर अपना जीवन व्यतीत कर सकता? क्यों सारा वक्त इस तरह तरह के अरमान उसके दिल में मथते रहते हैं? फिर मैंने आग्रह से पूछा। उसने मेरी ओर देखा और उसके चेहरे की मांसपेशियों में हल्का सा कंपन हुआ। वह मुस्कुराकर कहने लगा, तुम्हें क्या बताऊं?
तभी मैं एक भूल कर बैठा। हर इंसान कहीं न कहीं पागल होता है और पागल बना रहना चाहता है। जब मैं विदा होने लगा और तिलकराज कभी मुझे गलवहियाँ देकर और कभी धक्का देकर बिठा रहा था और हेलेन भी पहले से दरवाजे पर जा खड़ी हुई थी, तभी तिलकराज की पत्नी लपक कर रसोई घर की ओर से आई और बोली, हाय, आप लोग जा रहे हैं, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो खास आपके लिए सरसों का साग और मक्की की रोटियां बनाई हैं। मैं ठिठक गया। सरसों का साग और मक्की की रोटियां पंजाबियों का चहीता भोजन है। भाभी, तुम भी अब कह रही हो? पहले अंट संट खिलाती रही हो और अब घर जाने लगे हैं तो? मैं इतने लोगों के लिए कैसे मक्की की रोटियां बना सकती थी, अकेली बनाने वाली जो थी। मैंने आपके लिए थोड़ी सी बना दी। यह कहते थे कि आपको सरसों का साग और मक्की की रोटी बहुत पसंद है। सरसों का साग और मक्की की रोटी। मैं चहक उठा और तिलकराज को संबोधन करके कहा, ओ हरामी, मुझे बताया क्यों नहीं? और उसी हिलोरे में हेलेन से कहा, आओ हेलेन, भाभी ने सरसों का साग बनाया है, यह तो तुम्हें चखना ही होगा। हेलेन खींच उठी पर अपने को संयत कर मुस्कुराती हुई बोली, मुझे नहीं, तुम्हें चखना होगा। फिर धीरे से कहने लगी, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या यह साग कल नहीं खाया जा सकता? सरसों का साग नाम से ही मैं बावला हो उठा था। उधर शराब का हल्का हल्का नशा भी तो था। भाभी ने खास हमारे लिए बनाया है, तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा। फिर बिना हेलेन के उत्तर का इंतजार किए, साग है, मैं तो रसोई घर के अंदर बैठकर खाऊंगा। मैंने बच्चों की तरह लाड़ से कहा, चल बे उल्लू के पट्टे, उतार जूते, धो हाथ और बैठ जा थाली के पास, एक ही थाली में खाएंगे। छोटा सा रसोई घर था। हमारे अपने घर में भी ऐसा ही रसोई घर हुआ करता था, जहाँ माँ अंगीठी के पास रोटियाँ सेंका करती थी और हम घर के बच्चे सांझी थालियों में झुके लुक़मे तोड़ा करते थे। फिर एक बार चिर परिचित दृश्य मानो अतीत में से उभर कर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था और मैं आत्मविभोर होकर उसे देखे जा रहा था। चूल्हे की आग की लौ में तिलकराज की पत्नी ने कान का झूमर चमक चमक जाता था। सोने के कांटे में लाल नगीना पंजाबियों को बहुत फापता है। इस पर हर बार तवे पर रोटी सेंकने पर उसकी चूड़ियाँ खनक उठती और वह दोनों हाथों से गरम गरम रोटी तवे पर से उतारकर हंसते हुए हमारी थाली में डाल देती। यह दृश्य मैं वर्षों की बात देख रहा था और यह मेरे लिए किसी स्वप्न से भी अधिक सुंदर और हृदयग्राही था। मुझे हेलेन की सुध भी नहीं रही। मैं बिल्कुल भूले हुए था कि बैठक में हेलेन अकेली बैठी मेरा इंतजार कर रही है। मुझे डर था कि अगर मैं रसोई घर में से उठ गया तो स्वप्न भंग हो जाएगा, यह सुंदरतम चित्र टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन तिलकराज की पत्नी उसे नहीं भूली थी। वह सबसे पहले एक तस्तरी में मक्की की रोटी और थोड़ा सा साग और उस पर थोड़ा सा मक्खन रखकर हेलेन के लिए ले गई थी। बाद में भी दो एक बार बीच बीच में उठकर उसके पास कुछ न कुछ ले जाती रही थी। खाना खा चुकने पर जब हम लोग रसोई घर में से निकलकर बैठक में आए तो हेलेन कुर्सी में बैठे बैठे सो गई थी और तिपाई पर मक्के की रोटी अछूती रखी थी। हमारे कदमों की आहट पाकर उसने आंखें खोली और उसी शालीन शिष्ट मुस्कान के साथ उठ खड़ी हुई। विदा लेकर जब हम लोग बाहर निकले तो चारों ओर सन्नाटा छाया था। नुक्कड़ पर हमें एक तांगा मिल गया। तांगे में घूमे बरसों बीत चुके थे। मैंने सोचा हेलेन को भी इसकी सवारी अच्छी लगेगी, पर जब हम लोग तांगे में बैठे कर घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में हेलेन बोली, कितने दिन और तुम्हारा विचार जालंधर में रहने का है? क्यों, अभी से उब गई क्या? आज तुम्हें बहुत परेशान किया ना? आई एम सॉरी। हेलेन चुप रही। ना हूँ ना हाँ, हम पंजाबी लोग सरसों के साग के लिए पागल हुए रहते हैं। आज मिला तो मैंने सोचा जी भर के खाओ। तुम्हें कैसे लगा? सुनो, मैं सोचती हूँ मैं यहाँ से लौट जाऊँ। तुम्हारा जब मन आए चले आना। यह क्या कह रही हो हेलेन? क्या तुम्हें मेरे लोग पसंद नहीं है? भारत में आने पर मुझे मन ही मन कई बार यह ख्याल आया था कि अगर हेलेन और बच्ची साथ में नहीं आती
तो मैं खुलकर घूम फिर सकता था, छुट्टी मना सकता था, पर मैं स्वयं ही बड़े आग्रह से उसे अपने साथ लाया था। मैं चाहता था कि हेलन मेरा देश देखे, मेरे लोगों से मिले, हमारी नन्ही बच्ची के संस्कारों में भारत के संस्कार भी जुड़े, और यदि हो सके तो भारत में ही छोटी मोटी नौकरी कर लूं। हेलन की शिष्ट संतुलित आवाज में मुझे रुलाई का भास हुआ। मैंने दुलार से उसे आलिंगन में भरने की कोशिश की। उसने धीरे से मेरी बाहें को परे हटा दिया। मुझे दूसरी बार उसके इर्द गिर्द अपनी बाहें डाल देनी चाहिए थी, लेकिन मैं स्वयं तुनक उठा। तुम तो बड़ी डींग मारा करते हो कि तुम्हें कुछ भी बुरा नहीं लगता, और अभी 1 घंटे में ही कलई खुल गई। तांगे में हिचकोले आ रहे थे। पुराना फटीचर सा तांगा था जिसके सब चुक ढीले थे। हेलन को तांगे के हिचकोले परेशान कर रहे थे। ऊबड़ खाबड़ गड्ढों से भरी सड़क पर हेलन बार बार संभल कर बैठने की कोशिश कर रही थी। मैं सोचती हूँ कि बच्ची को लेकर लौट जाऊंगी। मेरे यहाँ रहते तुम लोगों से खुलकर नहीं मिल सकते। उसकी आवाज़ में औपचारिकता का वैसा ही पुट था जैसे सरसों के साग की तारीफ करते समय रहा होगा। झूठी तारीफ और यहाँ झूठी सद्भावना। तुम खुद सारा वक्त गुमसुम बैठी रही हो। मैं इतने चाव से तुम्हें अपना देश दिखाने लाया हूँ, तुम अपने दिल की भूख मिटाने आए हो, मुझे अपना देश दिखाने नहीं आए। उसने स्थिर समतल ठंडी आवाज में कहा, और अब मैंने तुम्हारा देश देख लिया है। मुझे चाबुक सी लगी। इतना बुरा क्या है मेरे देश में जो तुम इतनी नफरत से उसके बारे में बोल रही हो? हमारा देश करीब है तो क्या है, हमारा अपना। मैंने तुम्हारे देश के बारे में कुछ नहीं कहा। तुम्हारी चुप्पी ही बहुत कुछ कह देती है। जितनी ज़्यादा तुम चुप रहती हो उतनी ही ज़्यादा विष खोलती हो। वह चुप हो गई। अंदर ही अंदर मेरा हीन भाव, जिससे उन दिनों हम सब हिंदुस्तानी ग्रस्त हुआ करते थे, झटपटाने लगा था। आक्रोश और तिलमिलाहट के उन क्षणों में भी मुझे अंदर ही अंदर कोई रोकने की कोशिश कर रहा था। अब बात और आगे नहीं बढ़ाओ, बाद में तुम्हें अफसोस होगा। लेकिन मैं बेकाबू हुआ जा रहा था। अंधेरे में यह भी नहीं देख पाया कि हेलन की आंखें भर आई हैं और वह उन्हें बार बार पोंछ रही है। तांगा हिचकोले खाता बढ़ा जा रहा था और साथ साथ मेरी बौखलाहट भी बढ़ रही थी। आखिर तांगा हमारे घर के आगे जा खड़ा हुआ। हमारे घर की बत्ती जलती छोड़कर घर के लोग अपने अपने कमरों में आराम से सो रहे थे। कमरे में पहुंचकर हेलेन ने फिर एक बार कहा, तुम्हें किसी हिंदुस्तानी लड़की से शादी करनी चाहिए थी। उसके साथ तुम खुश रहते, मेरे साथ तुम बंधे बंधे महसूस करते हो। हेलेन ने आंख उठाकर मेरी ओर देखा। उसकी नीली आंखें मुझे कांच की बनी लगी, ठंडी, कठोर, भावनाहीन। तुम सीधा क्यों नहीं कहती हो कि तुम्हें एक हिंदुस्तानी के साथ ब्याह नहीं करना चाहिए था? मुझ पर इस बात का दोष क्यों लगाती हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वह बोली और पार्टीशन के पीछे कपड़े बदलने चली गई। दीवार के साथ एक और हमारी बच्ची पालने में सो रही थी। मेरी आवाज़ सुनकर वह कुनकुनाई। इस पर हेलेन झट से पार्टीशन के पीछे से लौट आई और बच्ची को थपथपाकर सुलाने लगी। बच्ची फिर से गहरी नींद में सो गई और हेलेन पार्टीशन की ओर बढ़ गई। तभी मैंने पार्टीशन की ओर जाकर गुस्से से कहा, जब से भारत आए हैं आज पहले दिन कुछ दोस्तों से मिलने का मौका मिला है, तुम्हें वह भी बुरा लगा है। लानत है ऐसी शादी पर। मैं जानता था कि पार्टीशन के पीछे से कोई उत्तर नहीं आएगा। बच्ची सो रही हो तो हेलेन कमरे में चलती भी दबे पाँव थी। बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर वह उसी समतल आवाज में धीरे से बोली, तुम्हें मेरी क्या परवाह? तुम तो मजे से अपने दोस्त को बीबी के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। हेलेन, मुझे आग लग गई। क्या बक रही हो? मुझे लगा जैसे उसने एक अत्यंत पवित्र, अत्यंत कोमल और सुंदर चीज को एक झटके में तोड़ दिया हो। तुम समझती हो मैं अपने मित्र की बीवी के साथ फ्लर्ट कर रहा था? मैं क्या जानूं तुम क्या कर रहे थे, जिस ढंग से तुम सारा वक्त उसकी ओर देख रहे थे। दूसरे क्षण में लपक कर पार्टीशन के पीछे जा पहुंचा और हेलेन के मुंह पर सीधा थप्पड़ दे मारा। उसने दोनों हाथों से अपना मुंह ढांप लिया। एक बार उसकी आंखें टेढ़ी होकर मेरी ओर उठी
पर वह चिल्लाई नहीं। थप्पड़ पड़ने पर उसका सिर पार्टीशन से टकराया था, जिससे उसकी कनपटी पर चोट आई थी। मार लो, अपने देश में लाकर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे, मैं नहीं जानती थी। उसके मुंह से यह वाक निकलने की देर थी कि मेरी टांगें लचर गई और सारा शरीर ठंडा पड़ गया। हेलन ने चेहरे पर से हाथ हटा लिए थे। उसके गाल पर थप्पड़ का गहरा निशान पड़ गया था। पार्टीशन के पीछे वह केवल समीज पहने सिर झुकाए खड़ी थी। क्योंकि उसने फ्रॉक उतार दिया था। उसके सुनहरे बाल चितराकर उसके माथे पर फैले हुए थे। यह मैं क्या कर बैठा था? यह मुझे क्या हो गया था? मैं आंखें फाड़े उसकी ओर देखे जा रहा था और मेरा सारा शरीर अनुरुद्ध हुआ जा रहा था। मेरे मुंह से फटी फटी सी एक हुनकार निकली, मानो दिल का सारा क्षोभ और दर्द अनुकूल शब्द न पाकर मात्र क्रंदन में ही छटपटाकर व्यक्त हो पाया हूँ। मैं पार्टीशन के पीछे से निकलकर बाहर आंगन में चला गया। यह मुझसे क्या हो गया है? यही एक वाक्य मेरे मन में बार बार चक्कर काट रहा था। इस घटना के 3 दिन बाद हमने भारत छोड़ दिया। मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब लौटकर नहीं आऊँगा। उस दिन जो जालंधर छोड़ा तो फिर लौटकर नहीं गया। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ आई। उसी वक्त रसोई घर से हेलन भी एप्रन पहने चली आई। सीढ़ियों की ओर से हंसने चहकने और तेज तेज सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ आई। जोर से दरवाज़ा खुला और हाँफती हाँफती 2 युवतियाँ, लाल साहब की बेटियाँ, अंदर दाखिल हुई। बड़ी बेटी ऊंची लंबी थी, उसके बाल काले थे और आंखें किरमिची रंग की थी। छोटी के हाथ में किताबें थीं, उसका रंग कुछ कुछ सांवला था और आंखों में नीली नीली झाइयाँ थीं। दोनों ने बारी बारी से माँ और बाप के गाल चूमे। फिर झट से चाय की तिपाही पर से केक के टुकड़े उठा उठाकर हड़पने लगी। उनकी माँ भी कुर्सी पर बैठ गई और दोनों बेटियां दिन भर की छोटी छोटी घटनाएं अपनी भाषा में सुनाने लगी। सारा घर उनकी चहकती आवाज़ों से गूंजने लगा। मैंने लाल की ओर देखा। उसकी आंखों में भावुकता के स्थान पर स्नेह उतर आया था। यह सज्जन भारत से आए हैं, यह भी जालंधर के रहने वाले हैं। बड़ी बेटी ने मुस्कुराकर मेरा अभिवादन किया, फिर चहक कर बोली, जालंधर तो अब बहुत कुछ बदल गया होगा। जब मैं वहाँ गई थी तब तो वह बहुत पुराना सा शहर था, क्यों माँ? और खिलखिलाकर हंसने लगी। लाल का अतीत भले ही कैसा रहा हो, उसका वर्तमान बड़ा समृद्ध और सुंदर था। वह मुझे मेरे होटल तक छोड़ने आया। खाड़ी के किनारे ढलती शाम के सायों में देर तक हम टहलते बतियाते रहे। वह मुझे अपने नगर के बारे में बताता रहा, अपने व्यवसाय के बारे में, इस नगर में अपनी उपलब्धियों के बारे में। वह बड़ा समझदार और प्रतिभा संपन्न व्यक्ति निकला। आते जाते अनेक लोगों के साथ उसकी दुआ सलाम हुई। मुझे लगा शहर में उसकी इज्जत है और फिर मैं उसी उधेड़बुन में खो गया कि इस आदमी का वास्तविक रूप कौन सा है। जब वह यादों में खोया अपने देश के लिए छटपटाता है, या एक लब्ध प्रतिष्ठ और सफल इंजीनियर जो कहाँ से आया और कहाँ आकर बस गया और अपनी मेहनत से अनेक उपलब्धियां हासिल की। विदा होते समय उसने मुझे फिर बाहों में भींच लिया और देर तक भींचे रहा और मैंने महसूस किया कि भावनाओं का ज्वार उसके अंदर फिर से उठने लगा है और उसका शरीर फिर से पुलकने लगा है। यह मत समझना कि मुझे कोई शिकायत है। जिंदगी मुझ पर बड़ी मेहरबान रही है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगर शिकायत है तो अपने आप से। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह हंसकर बोला, हाँ, एक बात की चाहे मन में अभी तक मरी नहीं है, इस बुढ़ापे में भी नहीं मरी है कि सड़क पर चलते हुए कभी अचानक कहीं से आवाज़ आए, ओ हरामजादे, और मैं लपक कर उस आदमी को छाती से लगा लूँ। कहते हुए उसकी आवाज़ फिर से लड़खड़ा गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।